Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हम Good लोग evening, ma'am. हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। ठीक है, कौन सा? थर्मो। राधे राधे मैम। राधे राधे। इवनिंग ऑल। थर्मोडायनामिक्स और केटीजी शुरू करेंगे। देखो छोटा सा चैप्टर है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूले ही है इसमें चैप्टर में पूरे में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, मीन फ्री पाथ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद थोड़ा सा फर्स्ट लॉ देखेंगे। फर्स्ट लॉ में वर्क डन बाय आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर ये लास्ट होगा। फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी देखेंगे, फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ। ये लास्ट टॉपिक रहेगा। कोशिश करते हैं आज फटाफट फटाफट कर लें। तो केटीजी में देखो क्या होता है, केटीजी में हम लोग कुछ ना कुछ वो मान के चलते हैं। क्या हमारे पास कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पढ़ते हैं गैसेस की। तो क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं कि गैसेस है जो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंसिस्ट रहेंगी गैसेस। दूसरा क्या मान के चलते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे पर कोई भी फोर्स नहीं एक्सर्ट करते हैं, है ना। इंटरएटॉमिक फोर्स बिटवीन द गैसेस वो क्या रहती है, बहुत नेग्लिजिबल रहती है। यस मैम। तो मॉलिक्यूल्स पे कोई भी फोर्स नहीं रहता है। और क्या मान के चलते हैं कि अगर गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन्स जो होते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। दूसरा क्या माना जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बहुत 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 स्मॉल है एज कंपेयर टू द सेपरेशन। डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल है, अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड है तो वो वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगी। उसके बाद आता है हमारा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ को बताएगा क्या होता है कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, वो बिटवीन टू कॉलिजन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। तो एक मॉलिक्यूल जैसे ये है, ठीक है, अब इसने यहाँ से यहाँ चला, इसके बाद यहाँ से यहाँ चला। ठीक है, तो एवरेज अगर मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ कि बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स में कोई भी एक पार्टिकल है वो कितना एवरेज चल रहा है। हो सकता है एक बार बहुत ज्यादा डिस्टेंस चल ले और एक बार हो सकता है कि बहुत छोटा डिस्टेंस चले। तो हम क्या ले लेते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं, यानी एवरेज निकाल लेते हैं। वो क्या आता है हमारा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके से है, 1/2 पाई एन डी स्क्वायर। डी क्या है, डायामीटर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हम लोग ले रहे हैं इस मॉलिक्यूल का डायामीटर कितना है, ये है मीन फ्री पाथ। एन क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो कोई गैस है, उस गैस की पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फॉर्मूला है जिससे निकल के आया है लैम्डा। देखो ये फॉर्मूला अक्सर बहुत कम यूज होता है, जनरली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं लैम्डा का जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कुछ चीजें यूज होती हैं कि लैम्डा जो है टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो कैसे चेंज कर सकते हैं हम टेम्परेचर पर, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर तुम यहाँ से चेंज करोगे तो लैम्डा जो है टेम्परेचर और प्रेशर पर किस तरीके, देखो इसका पूरा डेरिवेशन है, उस पर हमें नहीं जाना है, डेरिवेशन पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस ये याद रखो मीन फ्री पाथ जो है टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगा।
इस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखो यहाँ पर ना प्रोसेस पे भी डिपेंड करेगा। मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ टेम्परेचर को डबल कर दिया है, तो लैम्डा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रहेगा? टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आइसो थर्मल प्रोसेस रहेगी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्डा सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर। तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, एक बार ये जरूर देख लेना। तो टाइम पे डायरेक्टली, प्रेशर पे इनवर्सली। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये वाला क्वेश्चन जरा एक बार देखो, मैम सॉल्व मीन करो। फ्री वाले का कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, आपने क्या बताया था? मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एक पार्टिकल है, मान लो जैसे भाई यहाँ पे बहुत सारे गैस के रैंडम पार्टिकल्स हैं, मैं किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये गया यहाँ पर आके पहले पार्टिकल से टकराया, फिर गया ये दूसरे से टकराया, ठीक है। तो अब मैं इसका मैं इसका एवरेज पाथ निकाल लूंगी कि ये एवरेज कितना चल रहा है बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। तो दो कोलिजन्स का एवरेज निकाल लो, वही मीन फ्री पाथ होता है, ठीक है, जिस एक भी मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो उसका। ठीक है, और वो जो 1/√पाई वाला फॉर्मूला है वो किस लिए यूज होगा? वो भी इसी का ही है, मीन फ्री पाथ का। ठीक मैम, इसका मतलब दो दो फॉर्मूले हैं? हाँ, दो फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूला वही है 1/2 पाई एंड ये वाला, ठीक है, बट और वो टेम्परेचर और दूसरा वाला? इस पे भी डिपेंडेंट है, तो उस पे डिपेंडेंसी, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है यहाँ से ठीक 2023 है, में, तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है मैम। तो ये वाला एक बार क्वेश्चन देखो, ट्राई करो। तो क्या कह रहा है? मीन फ्री पाथ है किसी एक सर्टेन गैस का एसटीपी पर 1500 डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द, देखो डी डायमीटर बस एक ही फॉर्मूले में यूज होता है सिर्फ मीन फ्री पाथ में, डायमीटर का और कहीं यूज नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? व्हाइल मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर हमने वही मेजर मेंटेन किया है जो एसटीपी में है। अब पूछ रहा है मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ। तो प्रेशर क्या रखा है? कांस्टेंट, ये पहले भी एसटीपी था और अभी भी प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ अभी तुम्हारा मीन फ्री पाथ किसके प्रोपोर्शनल हो गया? टेम्परेचर के। टेम्परेचर तो बस अब कर लो, डायरेक्टली जी। प्रोपोर्शनल हो गया। तो लैम्डा 1/λ2 इक्वल्स टू T1/T2। तो आपके पास λ1 भी है, T1 भी है और T2 भी है, तो आप λ2 निकाल लोगे। क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केटीजी से। उसमें T1 T2 ये जो दिए हुए हैं 1500 और 373 ने डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो देखो λ2 निकालना है हमें, λ1 दिया हुआ है, यस मैम। तो λ1 T2/T1 इक्वल्स टू λ2 हो जाएगा। यस मैम। T2 कितना है? 373, और T1 कितना है भाई? स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेके चलते हैं बताएगा? 73 केल्विन 273 केल्विन, वेरी गुड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 हो गया, λ1 1500 डी गिवन, तो ये आ गया आपका λ2। मैम इजी था ये तो सॉल्व बहुत। करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये जो वैल्यू है 1 से, ये जो वैल्यू है ये 373 नैनोमीटर ज्यादा है, तो ये वैल्यू कुछ टाइम्स आएगी जिससे 1500 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो रेशियो ज्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, कम तो जाएगी नहीं, ज्यादा ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर यस मैम। डी। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है मेरे पास? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। एन जिसमें क्या होता है? एन क्या होता है जिसमें? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं पीवी को कैसे, एन नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? देखो इसमें लिखा है दूसरा फॉर्मूला, ये डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं भाई? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास, उसको आरटी। अब बताओ, अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड, ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा, तो पी एम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। तुम्हारे पास
दो इक्वेशन हो गई, एक तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और दूसरी डेंसिटी के टर्म्स में ये इक्वेशन होगी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स और ये सब तुमने केमिस्ट्री में निकालने भी सीखे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो कि कितना मास गिवन है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यस मैम। अब देखो वेलोसिटी, ठीक है, जब भी किसी भी कंटेनर में कोई गैस रहती है तो गैस देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटीज से, हर पार्टिकल की जो वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग रहती हैं। वो वेलोसिटीज कितनी भी हो सकती हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट, मतलब कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 0.1, तो मतलब कोई भी, हर रेंज जो है वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटीज जो है कैरी कर सकती है। मतलब कोई भी वेलोसिटी जो आप सोच सकते हो ना इनफिनाइट तक लेके 10⁻⁶, 10⁻, इतना भी जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैरी करते हैं, ठीक है। अब हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, तो हमको एक, तो हमने अब क्या किया, उन वेलोसिटीज को अलग अलग उसमें डिवाइड कर लिया अपनी यूज के हिसाब से कि एवरेज अगर स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, मान लो मेरे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं जो जिस वेलोसिटी से लिख रहा है चल रहा है, उन सबकी वेलोसिटीज का एवरेज ले लो। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको डिवाइड कर दो। ये कौन सी वेलोसिटी हो गई भाई, कौन सी स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड। दूसरी आरएमएस स्पीड। आरएमएस क्या होता है, देखो आरएमएस स्पीड कैसे लिखेंगे, आरएमएस का उल्टा पढ़ते चलो, स्क्वायर, मीन और रेडियस। तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करोगे, फिर उसका मीन कर दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उन सबका रूट कर दोगे, मीन करोगे तो अपॉन एन भी करना पड़ेगा। तो ये कौन सी स्पीड आ गई, ये आ गई आरएमएस स्पीड, ठीक है। तो पार्टिकल्स की हम लोग इतनी स्पीड निकाल सकते हैं, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सारी स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेशर। देखो गैस क्या प्रेशर लगाएगी कंटेनर पे, भाई ये कंटेनर है, बार बार, सॉरी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये बार बार कंटेनर पे स्ट्राइक करेंगे, तो जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाते हैं मैम। मैम तो ये लगाएंगे। प्रेशर, हाँ, तो ये प्रेशर किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला है। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो कि गैस मॉलिक्यूल्स अप्लाई करेंगे कंटेनर पे, वो कितना होता है, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। तो प्रेशर निकालते वक्त हम कौन सी स्पीड का यूज करते हैं, वी आर एम एस स्पीड का, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला देख लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर आर एम एस वैल्यू। ये फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल आते हैं, डिराइव नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब देखो प्रेशर को और क्या लिख सकते हैं भाई, डेंसिटी की टर्म में अभी डिराइव कराया है, डेंसिटी की टर्म में डेंसिटी आर टी मॉलिक्यूलर मास एम नॉट, है ना, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। देखो डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, तो वी आर एम एस का एक नया फॉर्मूला जो आता है वो कितना आया, 3RT बाय अपॉन में एम। एम। तो ये है वी आर एम एस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो वी आर एम एस स्पीड कितनी रहती है, 3RT, मतलब एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप वी आर एम एस फाइंड कर सकते हो, तो 3RT बाय एम नॉट, ठीक है, एम नॉट इज द मोलर मास। तो ये वी आर एम एस स्पीड आ जाएगी। तो मैम एक एवरेज डाउट था स्पीड, कि जो आरएमएस और वीआरएमएस है, इसका सटीक यूज कहाँ करते हैं मैम, मतलब वेलोसिटी के लिए? देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ये है कि हम एवरेज नहीं ले पाते ना, तो हम वी आर एम एस स्पीड का यूज कर लेते हैं, वी आर एम एस स्पीड का। तो कई बार वी आर एम एस स्पीड का यूज इसलिए होता है कि मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है ये, जैसे आपने पढ़ा होगा एसी में भी मैंने आरएमएस से कंपेयर कराया था कि हम आरएमएस का यूज क्यों करते हैं, है ना। तो ये आरएमएस जो है ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देती है एज कम्पेयर टू एवरेज, तो इसलिए हम आरएमएस का यूज करते हैं। अगर कंपैरेटिवली देखोगे कि कौन सी मोर एक्यूरेट वैल्यू है, वो आरएमएस का आता है, इसलिए आरएमएस स्पीड यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इसके टर्म्स में आएगा 8RT बाय पाई एम नॉट। देखो ये फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा, √8RT बाय पाई एम नॉट। वीआरएमएस का ड्राइव कराया है 3RT बाय एम नॉट। यस तो मैम। कौन सी स्पीड ज्यादा है बताओ, विच स्पीड इज ग्रेटर, वी एवरेज और वी आर एम एस? वी एवरेज है।
देखो VRMS ज्यादा है ना भाई, ये 8/पाई है, तो 8/पाई को डिवाइड करोगे तो वो कम आएगा, तो VRMS V एवरेज से ज्यादा है। उसके बाद आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? देखो ये यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन, किस किस के बीच में ड्रॉ करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, कई बार समझ में ही नहीं आता कि ये कर्व कहता क्या है। देखो सुनो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या लेके चलते हैं हम लोग, स्पीड, ठीक है, मॉलिक्यूल की स्पीड लेके चले। अब ये कर्व क्या कहता है, देखो अब मैंने तुम्हें क्या बताया है कि अगर कोई भी कंटेनर है और अगर उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। बट होगा क्या कि अगर मान लो मैं सपोज करती हूँ कि जो 0 स्पीड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत कम है, ठीक है, या फिर जो स्पीड 10⁶ पे जो पार्टिकल हैं उनके जो नंबर हैं वो बहुत कम है, यानी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्पीड, अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो उसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर जो स्पीड है भाई ये बहुत कम है, ये देखो ये स्पीड क्या है, पार्टिकल की ये स्पीड बहुत कम है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स हैं ये भी कितने हैं, बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या है, ये कितने मतलब इस पर्टिकुलर स्पीड पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर मान लो मैंने 1 मीटर पर सेकंड देखी कि 1 मीटर पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने पाया कि सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया। फिर मैंने 2 मीटर पर सेकंड के लिए देखा कि 2 मीटर पर सेकंड के लिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने देखा कि वो 4 मॉलिक्यूल थे, तो मैंने वो ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड का ग्राफ। तो क्या पाया गया कि एक ऐसी स्पीड होगी, लेट सपोज कोई भी हो सकती है, मैं मानती हूँ 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये एक ऐसी स्पीड है जहां पर पाए जाने वाले पार्टिकल्स मैक्सिमम है, मतलब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर मैं देखती हूँ और मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढती हूँ कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसे पार्टिकल्स का जो फ्रैक्शन है वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होगा। तो ये वो स्पीड है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हाँ, तो ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब कि जो स्पीड सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास हो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे करके लीनियर ग्राफ आएगा। अब देखो जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी देखो, यहाँ पर जा रहे हो तो स्पीड बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है उनका नंबर्स भी क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो यानी जो पार्टिकल जिनकी स्पीड कम है वो भी कम है और बहुत ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स भी कम है। तो इसलिए इस तरीके का ग्राफ आता है जिसे बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर है मैम नोट्स में तो लिखा था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ना वो होगी मैक्सिमम। नहीं नोट्स जब मैं देख रहा था तो लिखा हुआ था ऐसा कुछ। नहीं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है सर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। तो हमारे पास VMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कोई बताएगा, 2RT/m0। I'm not. अब VRMS कितना आया था, 3R, ये याद रखना है, 3RT 3RT/m0। upon M0. हाँ, V एवरेज क्या आया था, Under root 8RT upon 8RT बाई। तो अब मैं तुमसे बोलूं इसे अरेंज कर दो तो सबसे ज्यादा किसकी है, मैम VRMS। वेरी गुड, तो VRMS सबसे ज्यादा है, फिर VMP। कैलकुलेट तो करो, VMP 8/पाई कितना, 8 मैम बाई पाई VMP होगा ना। नहीं, देखो सबसे ज्यादा VRMS है, एवरेज अब देखो एवरेज ज्यादा होगी, वेरी गुड, V V average। एवरेज ज्यादा है। मैम फिर VM अब सबसे कम है हमारी मोस्ट प्रोबेबल, हम डिवाइड करेंगे VMP। मोस्ट, ज्यादा होता है। हाँ, तो ये इस तरीके से तुम्हारा रिलेशन आएगा, तो VRMS इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देख के ही सॉल्व कर लोगे, ज्यादा समय नहीं लगाना है।
द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, टेम्परेचर बढ़ाया है 200 से 800, आरएमएस स्पीड की बात कर रहा है। अगर इस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड वी नॉट है 200 पर, तो 800 पर कितनी हो जाएगी? तो देखो सेम गैस है, तो अभी हमने देखा है किस पे बराबर होती है, 3RT बाय एम नॉट। तो आर और एम नॉट तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है भाई? रूट टाइम्स ऑफ टी। टी। तो टेम्परेचर कितने टाइम्स बढ़ गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो टी डैश क्या लिखोगे? 4 टाइम्स ऑफ टी। यस मैम, 2 आ जाएगा अंडर रूट से। तो 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगी भाई? 2 टाइम्स से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मैम ये एक वाला सेकंड थोड़ा सा देख लूं पीछे वाला। हाँ ये लो। हमें क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत हार्ड लगा था, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो चुटकियों में हो गया। हाँ तो यही तो है, फॉर्मूला बेस्ड। मैं वही तो कहती हूँ, फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट एप्लीकेशन तभी आएगी जब तुम उनको टाइम सॉल्व करोगे काफी बार। या फिर यस मैम। अब देखो इसमें तुम्हें पता चल रहा है कि भाई आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पता है। मैं सबसे पहले क्या कहती हूँ, तुम्हें जो पढ़ाया गया है ना, तुम क्वेश्चन को देख के पहले उस फॉर्मूले को लिखो। हमेशा कुछ भी ना समझ में आया ना, पहले वो फॉर्मूला लिख दो जो तुम्हें मालूम है, फिर देखो कौन कौन सी चीज दी है। मैं भी ऐसी करती हूँ, कई बार क्वेश्चन नहीं बनते तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करो कि कहाँ कैसे हो सकता है, तो हो जाते हैं क्वेश्चन। यस ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, चलो पढ़ो एक बार। देखो सारे 2023 के हैं। मैम आरएमएस स्पीड हमें दी हुई है और हम्म, पूछा है वैल्यू बतानी है। आरएमएस हाँ द स्पीड दी आरएमएस हुई है। स्पीड गिवन है, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे। अब वी एवरेज स्पीड दी है और द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, यानी इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो वी देखो तो आरएमएस सही। के फॉर्मूले में लगा देंगे। देखो वी आर एम एस गिवन है तुम्हें 1 + 5 बाय एक्स की पावर 1/2 टाइम्स ऑफ वी। वी कौन सी स्पीड है भाई? एवरेज स्पीड। एवरेज तो स्पीड। लिखो यस मैम। क्या फॉर्मूला होता है, रूट 8RT बाय पाई एम नॉट। और वी आर एम एस भी लिखो, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। वी आर एम एस भी लिख दो 3RT बाय एम नॉट। तो देख लो कुछ सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। इसका स्क्वायर स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग पूरी इक्वेशन पे, ये रूट कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो इसका सॉल्व करो क्या आएगा, स्क्वायरिंग कर मैम दो। स्क्वायरिंग कैसे, मतलब स्क्वायर लेना दोनों साइड? हाँ स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायरिंग ठीक है बोथ ठीक है। साइड कर दो। वैसे भी 1/2 है सबका, पावर 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 हटा दो, ये सब हट गया। ये इनटू में एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? 3 = 8/पाई 1 + 5/x। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? यस मैम। हाँ, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, जो बेसिक हमने पढ़े हैं वहीं से सवाल आ रहा है। अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होती थी? मैम जो बिना स्टेट चेंज किए हम्म जो हीट लग रही थी हम्म उस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए वो थी। हाँ, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी कि जब मुझे टेम्परेचर को चेंज करना था तब मुझे कितनी हीट चाहिए थी, वो थी स्पेसिफिक हीट। हमने पढ़ा था ग्राम हीट, कि अगर मुझे 1 ग्राम टेम्परेचर को चेंज करना है, देखो 1 ग्राम को चेंज करना है 1 डिग्री टेम्परेचर पर, तब हम लोगों ने पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट। तो क्या फॉर्मूला था उसका? MS∆T। तो वो थी पर ग्राम। यहाँ पर क्या है? मोलर। ठीक है, कि मतलब मुझे कंप्लीट मोल का टेम्परेचर, सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, वो क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे ये जो N है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? मोल्स। N इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो
वहां पर क्या था, जब पानी और जब मैं आइस और वेपर इनकी बात कर रही थी, तो वहां पर हमारे पास कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं थी। कैसे कि, जैसे कि मतलब अगर मैं पानी को हीट दे रही हूँ तो सिंपल सी बात है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर या फिर ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो स्टीम में फॉर्म हो जाएगा। बट गैसेस के फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस है। अगर मैं मान लो मैं टेम्परेचर दे भी रही हूँ, या सॉरी मैं अगर हीट दे रही हूँ, तो बहुत सारी प्रोसेस है कि वो हीट कहाँ यूज होगी, है ना भाई। अगर गैसेस के फॉर्म में तो बहुत सारी प्रोसेस है। अगर आप हीट दे रहे हो किसी गैस को, उस हीट के यूज होने के तरीके बहुत अलग अलग है हर प्रोसेस के हिसाब से, हाँ या ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड करती है, फॉर गैस, गैस की बात कर रही है। गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करेगी, प्रोसेस पे। ठीक है, जैसे कि देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों, चेंज ऑफ हीट डी क्यू किसके बराबर होता है, 0। 0। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट चेंज ना हो। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ हीट 0 होता है कि भाई ना तो हीट बाहर जा सकती है सिस्टम के, ना हीट एंटर कर सकती है। तो अगर हीट ही चेंज नहीं होगी तो मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी भाई, 0। तो यस मैम। एडियाबैटिक के लिए स्पेसिफिक हीट देखो कितनी है, 0 है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर। अच्छा, तो अगर टेम्परेचर dt 0 हो जाएगा तो स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी भाई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इस तरीके से जो तुम्हारी स्मॉलर स्पेसिफिक हीट है फॉर गैस, ध्यान रखो बार बार कहूंगी, फॉर गैस, गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस। आप किस प्रोसेस पर काम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस पे डिपेंड करेगी। जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अलग अलग होती है, जिसे हम बोलते हैं सीपीसीवी। ठीक है, अभी वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आ गई सीपीसीवी। सीपीसीवी क्या है भाई, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट दे रहे हो, मान लो मेरे पास 1 मोल गैस है, ठीक है, किसी की भी चीज की। अब उस 1 मोल गैस का मुझे टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है। अब मैं उसका टेम्परेचर कैसे राइज कर रही हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, कि जो मेरी गैस है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। तो मुझे कितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उधर मुझे चाहिएगा कौन सी हीट, मोल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्या कर रही हूँ, अब मैं अपनी गैस को ऐसे हीट करना चाह रही हूँ, मतलब अपनी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री ऐसे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जो प्रेशर है वो चेंज ना हो, प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए कौन सी हीट लगती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला देखो यही रहेगा, Q बाय एन डेल टी। देखो ऐसे याद करो, Q इक्वल्स टू एम एस टी बताया था ना, Q इक्वल्स टू एम एस टी। तो स्पेसिफिक हीट वहां पे S थी, यहाँ किसके बराबर है, देखो नंबर ऑफ मोल्स N है, S क्या हो गई, ये स्पेसिफिक हीट विच इज C, और ये डेल टी। तो C क्या हो गया, देखो Q बाय एन डेल टी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो MST से। क्लियर। अब यहाँ पे आता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, जिसे मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। ये क्या है, मेयर्स फॉर्मूला, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। अब देखो गामा, गामा क्या होता है, मैम वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला था ये तो। वॉल्यूम एक्सपेंशन का वो कोफिशिएंट था उसका, गामा हाँ यहाँ हाँ। वो, हाँ वो अलग गामा है। यहाँ गामा क्या है, देखो Cp बाय Cv। अगर Cp बाय Cv कर देंगे तो तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगी, वो है हमारा गामा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का कांस्टेंट है गामा, यहाँ पे। ठीक है, तो गामा इक्वल्स टू Cp बाय Cv। अब देखो ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। Cv किसके बराबर है, R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, Cp किसके बराबर है, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो अगर गामा आपके पास है तो तुम CpCv निकाल सकते हो। जैसे मान लो या तो क्वेश्चन में तुम्हें CpCv दिया होगा तो गामा पूछेगा, तो गामा Cp बाय Cv से निकालोगे। ठीक है, या तुम्हें गामा गिवन होगा, तुमसे Cv पूछेगा या Cp पूछेगा। ठीक है, तुम्हें बोल देगा इफ द गामा इज दिस देन फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वाले फॉर्मूले याद रखो, R अपॉन गामा माइनस 1, Cp इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। डेरिवेशन में मत जाना, डेरिवेशन किसी काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा यस मैम। एक चीज और लगी, एक चीज और देखो,
जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इसको एक तरीके, इसको ना बाद में, चलो इसको बाद में बताएंगे, अभी नहीं। हाँ, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मोशन कर सकता है ना, कि भाई कोई भी एक पार्टिकल अगर मैं तुमसे बोलूँ तो वो किस कितने डिग्री, मतलब वो किस कोऑर्डिनेट में घूम सकता है, एक्स एक्सिस में, एक्स वाई में, वाई एक्स में, किस तरीके से घूम सकता है, वो क्या होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। जैसे अगर मैं तुम्हारी नेक की बात करूं, भाई तुम्हारी नेक कैसे घूम सकती है, वाई एक्सिस में, है ना, वाई एक्सिस में। और कैसे घूम सकती है भाई, आप अपनी नेक को कितने एक्स मोशंस में घुमा सकते हो बताओ, रोटेट कर एक्स रहे और हो वाई। तो ये रोटेशन है, जो ऊपर के 3 है ये रोटेशन है, ऊपर के 3 इज अ रोटेशन मोशन, कि जो पार्टिकल है वो रोटेट भी कर सकता है, तो ऊपर के 3 रोटेशन है, यानी आप वाई एक्सिस में अपने नेक को ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, भाई नेक की एक्सरसाइज करते हो तो कैसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। दूसरा जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में कैसे घुमाओगे, देखो अंदर बाहर करो, एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसे, है ना, हैंड से करते हैं, देखो हैंड से मूवमेंट करते हैं तो ऐसे बाहर ऐसे करोगे, तो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में कैसे रोटेट करोगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, एक्स एक्सिस में लेफ्ट राइट रोटेट करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रोटेशन। अब 3 और कौन सी हो सकती है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट और कैसे घूम सकता है, ट्रांसलेशन में भी घूम सकता है, जैसे कि वाई एक्सिस में अप डाउन कर सकते हो, है ना, गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री है मूव करने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द गैस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि जो भी पार्टिकल है वो कितने कोऑर्डिनेट्स में फ्रीली घूम सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हमारे पास देखो कौन कौन से पार्टिकल होते हैं भाई, गैस कितने तरीके की होती है, मोनो एटॉमिक, देखो डायटोमिक। जितना फॉर्मूले यहाँ लिख रहे हैं ना इस पीपीटी से, उससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं। मोनो एटॉमिक गैस, यस मैम, एक ही मोनो एटम से एटॉमिक बनी गैस, हुई गैस। हाँ मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल दो। मैम ऑक्सीजन। O2 है ऑक्सीजन, हीलियम नियन आर्गन मैम। हीलियम। हाँ, जैसे हीलियम नियॉन हो गया है ना, जैसे नियॉन हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टिकल है मोनो एटॉमिक। अब ये मोनो एटॉमिक है, सिर्फ एक ही पार्टिकल है, तो देखो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पर मैंने रख दिया ये पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कैसे कर सकता है, ऐसे एक्स एक्सिस में घूम सकता है आगे पीछे, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे यस घूम मैम। सकता है, और वाई जेड में इस तरीके से घूम सकता है। तो 3 तो इसके ट्रांसलेशन मोशन हो गए, हाँ या ना, यस मैम। ओके, 3 तो ट्रांसलेशन मोशन हो गए। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये पार्टिकल रोटेशन कर सकता है, रोटेशन में क्या होता है भाई, क्या पार्टिकल रोटेशन कर सकता है ये अकेला पार्टिकल, देखो तुम कहोगे कि मैम एक्स एक्सिस के अबाउट जो ये पार्टिकल है ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। अच्छा, अब हम एक बात बताओ, डिस्टेंस कहाँ से लेके चलते हैं जिस एक्सिस के अबाउट वो पार्टिकल घूम रहा है। अब एक्स एक्सिस पे वो पार्टिकल है और उसी के अबाउट अगर मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, वो क्या हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है, तो वो पार्टिकल कहाँ आ गया भाई, एक्सिस पे ही आ गया। तो मोनो एटॉमिक पार्टिकल में कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 3 ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशन होंगे मोशन। पार्टिकल, ठीक है। डायटोमिक में क्या होगा, डायटोमिक में पार्टिकल के पास देखो तीनों ट्रांसलेशन तो होंगे ही होंगे, तीनों ट्रांसलेशन मोशन तो कर ही लेगा, क्या रोटेशन मोशन कर सकता है, मैम कर सकते हैं। अब ये पार्टिकल देखो अलग अलग हो गए, है ना। अब ये अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ अगर लिखोगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही होंगे, है ना। बट अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट निकालूं इस पार्टिकल का रोटेशन, तो वाई एक्सिस के अबाउट इनका कुछ ना कुछ इनर्शिया मिल जाएगा, है ना, क्योंकि भाई वाई एक्सिस से तो कुछ ना कुछ दूरी पे होंगे दोनों पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनका जो रोटेशन होगा आई एक्स के अबाउट 0 हो जाएगा, आई वाई और आई जेड में मिल जाएगा,
इनर्शिया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए रोटेशनल के? 2। तो डायएटमिक में क्या मिल गया? 2 रोटेशनल मोशन भी मिल गए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया डायएटमिक में? 5। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखनी है, कितना है? 5 है। क्लियर? अच्छा, अब बात करें ट्राइएटमिक की। ट्राइएटमिक में क्या होगा? इस तरीके से। अब भाई ट्राइएटमिक है, अब एक ही एक्सिस पे अगर तीनों मॉलिक्यूल हैं, जैसे CO2 एक ही इसमें आता है ना, बॉन्ड बनाता है, तो C डबल बॉन्ड हो, ये डबल यस बॉन्ड, मैम। इस तरीके से। तो ये अभी एक ही एक्सिस पे मॉलिक्यूल है सारे, तो इसका एक एक्सिस के अबाउट इनर्शिया तो 0 होना ही होना है, बाकी 2 एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, किसी भी 2 एक्सिस के अबाउट। तो ट्रांसलेशन के 3 और रोटेशनल के 2। ठीक है, बट हो सकता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो लीनियर ना हो, तो लीनियर कोई ना हो, अगर नॉन लीनियर हो तो देखो अब इसका जो इनर्शिया है वो रोटेशन में तीनों में मिलेगा, है ना। तो 3 रोटेशन हो गए और 3 ट्रांसलेशन। तो नॉन लीनियर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो गई है भाई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। तो यहां से देख लो, मोनो एटमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायएटमिक और लीनियर में 5, नॉन लीनियर में 6। 6। क्लियर? एक मैम वाइब्रेशन नॉन लीनियर में क्यों होगा 6? देखो नॉन लीनियर ऐसे है ना कि उसमें तीनों एक ही एक्सिस पे नहीं रहेंगे पार्टिकल, तीनों एक एक्सिस में नहीं रहेंगे। अगर तीनों एक ही एक्सिस पे हैं तो उस एक्सिस के अबाउट तो इनर्शिया 0 है। अब एक पार्टिकल दूसरी एक्सिस पे चला गया और 2 पार्टिकल एक एक्सिस पे हैं, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया 0 नहीं होगा, है ना। इस वजह से नॉन लीनियर में हर एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आएगा, तो मॉलिक्यूल फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को CP/CV में कैसे लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग CP/CV और गामा कैसे लिखे जाते हैं। अभी तक हमने किस में देखा है? देखो यहाँ पे हमने CP/CV को इसमें लिखा है गामा और R में, ठीक है, गामा R -1, R अपॉन गामा -1, अभी तक हमने इसमें देखा है, और गामा इक्वल्स टू CP/CV। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वाले, देखो ये, कि हम CP/CV को डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो CV सबसे इंपॉर्टेंट है। CV को देखो क्या लिख सकते हैं? F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड R/2। ठीक है, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम R/2, और CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। ठीक है, अब CV की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो F प्लस बाई 2 R। तो CP माइनस CV से तुम यहाँ से CV भी निकाल सकते, CP भी निकाल सकते हो। याद क्या रखना है? CV। तो CV किसके बराबर होता है? FR/2। तो देखो CV मोनो एटमिक के लिए F की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो 3R/2। ठीक है, डायएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी? 5, तो CV कितना आया? 5R/2। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए कितनी हो गई भाई F की वैल्यू? 6, तो 3R हो जाएगा।6R/2 तो हो गया 3R। तो CV याद रख लो, CP अपने आप निकाल लोगे, CP माइनस CV इक्वल्स टू R विच इज मेयर फॉर्मूला, तो वहां से अपने आप निकाल लोगे। तो याद रखना है CV। एक तो गामा क्या होगा? गामा का फॉर्मूला क्या था? CP/CV। 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 ठीक है, और CP माइनस CV इक्वल्स टू R। दूसरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में CP और CV लिखना आना चाहिए, ये गिने चुने फॉर्मूले हैं KTG के। तो CV इक्वल्स टू FR/2, CV इक्वल्स टू FR/2, CP बाय फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब गामा का फॉर्मूला देखो, 1 + 2/f। तो गामा का फॉर्मूला भी याद रखो, कितना है? 1 + 2/f। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मालूम है तो हम सारे CP CV गामा तीनों चीजें निकाल सकते हैं। ये हमें 3 फॉर्मूले एग्जाम में ये हो। पूछता है क्या कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाँ हमें गामा निकालना है? बिल्कुल आते हैं भाई, बिल्कुल। ऐसे नहीं डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन? और, डायरेक्ट नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। मतलब अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब देखना किस तरीके के आएगा, है ना। ठीक है। देखो दूसरा आता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि 2-3 तरीके की गैसेस मिला दी तुमने। अब तुमसे पूछेगा कि इस गैस का मुझे बताओ कि CV इक्विवेलेंट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट इक्विवेलेंट, है ना, या फिर CP इक्विवेलेंट मतलब कि
अगर मुझे इस पूरे गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे कितनी हीट चाहिए, कितना मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए इस पूरे सिस्टम का। तो उस पूरे सिस्टम का कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना है। मान लो कि जो पहली गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स है N1, जो दूसरी गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स है N2। तो क्या करना है, N1C1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखोगे। ऐसे ही CP N1CP1। अब देखो, हो सकता है तुम्हें CV डायरेक्ट ना दिया हो, पर तुम्हें गैसेस का टाइप दे दिया हो कि H2O को मिला दिया है, सॉरी H2O इज नॉट अ गैस, मान लो O2 को मिला दिया है N2 के साथ, ठीक है, या फिर N2 को मिला दिया है हीलियम के साथ, इस तरीके से तुम्हें दे दें। अब तुम्हें CP-CV अपने आप निकालने पड़ेंगे दोनों गैसेस के। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है ना दोनों गैसेस का, है ना भाई। N2 और हीलियम दे दें पर तुम्हें CV ना दे रहे हैं, तो CV आप कैसे निकालेंगे, यू नो कैसे निकालते हैं CV। हर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है, तो CV क्या हो जाएगा, FR/2। 2 तो वहां से आप निकाल सकते हो CV। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे कि भाई 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐड कर दिए हैं, अब बताओ कितना CV बनेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही CP निकालोगे। अब देखो, आप कई बार गलती क्या करते हैं, गामा इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2, तो ये गलत है। ठीक है, तो गामा का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, CP/CV। तो गामा का फॉर्मूला CP/CV इक्विवेलेंट से ही निकलेगा। तो पहले CV निकालोगे, फिर CP निकालोगे, फिर गामा निकालोगे। तो गामा के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, एक तो इस पेज पे और एक ये इस पेज पे, तो ये तुम्हें याद रखने हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पे तुम्हारी KTG खत्म होती है, इंटरनल एनर्जी भी लगा लो, चलो KTG का ही पार्ट है। अब देखो इंटरनल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी सेम है। नहीं देखो KTG में तो गैसेस के बारे में पढ़ोगे, अब थर्मो में क्या पढ़ते हैं, उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो गैस है, अब जो तुम टेम्परेचर दे रहे हो या हीट दे रहे हो, वो कैसे इंक्रीज हो रही है, किस किस प्रोसेस से कर सकते हो। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स एक प्रोसेस है, अच्छा ठीक ये है। गैसेस के बारे में पढ़ रहे हो। यस अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज मैम, इंटरनल एनर्जी। किसी भी में मैंने पढ़ा था एटम के अंदर जितनी वो होती है, जो भी रिएक्शंस होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। देखो, अगर गैसेस की इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना टेम्परेचर। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये क्या है कि ये वो एनर्जी है जो गैस टेम्परेचर की वजह से खुद स्टोर करके रखती है। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो एनर्जी चाहे कितनी टर्म्स में अलग अलग डिराइव हो रही हो, पर एक टर्म में जरूर इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो गैस के साथ खुद एसोसिएट रहती है टेम्परेचर की वजह से। तो देखो, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, गैस की एनर्जी की बात करें तो गैस की टोटल एनर्जी लिखी मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई मॉलिक्यूल्स की, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू किसकी वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, मैम हाइट की वजह से होती है। हाइट की नहीं वजह से। नहीं, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स है ना, आपस में एक दूसरे पर, मतलब पोजीशन की वजह से होती है कि भाई दो पार्टिकल्स दूर दूर रखे हुए हैं एक दूसरे पर, उस पोजीशन की वजह से उन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी है। तो हमने क्या सीखा है अभी, नेग्लिजिबली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है गैस की, 0 है। तो गैस के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो गैस के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या लिखा है, फॉर आइडियल गैस सिंस देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, कोई इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है अमंग द मॉलिक्यूल्स, वी कैन अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस इज 0। तो हम मान सकते हैं कि गैस के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, नहीं होती। ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा गैस का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे मैंने टोटल एनर्जी लिखी है गैस की, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, U इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, Yes, सबके ma'am. पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। देखो मैं लिख सकती हूँ 12m
v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर हाफ m v3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करती करती चली जाऊंगी। 1/2 m को कॉमन ले लेती हूँ, ये क्या हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्या कर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देती हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, अब ये बताओ, अगर किसी एक मॉलिक्यूल के मास को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? भाई पूरी गैस है, ठीक है, उस गैस में एक मॉलिक्यूल का मास कितना है वो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन गया वो? भाई सपोज करो इस गैस में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये गैस है जिसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का वेट m है, अगर मैं 100 इंटू m करूंगी तो क्या हम बन गया? सभी का मास बन गया ना फिर तो। मास ऑफ गैस हो गया ना, हाँ वो बन गया पूरा गैस का मास। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू मास ऑफ गैस यस मैम। इंटू ये कौन सी वेलोसिटी बन गई भाई? ध्यान से बताओ ये कौन सी वेलोसिटी है? RMS। कौन सी वाली? RMS। हाँ वेरी गुड, ये VRMS हमारी का स्क्वायर है। VRMS, तो V स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, ये VRMS का स्क्वायर है। तो ये हमारी क्या आ गई, गैस की टोटल एनर्जी। तो 1/2 मास ऑफ द गैस अपॉन इंटू V स्क्वायर RMS। और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे, VRMS को सॉल्व कर लो। देखो VRMS को Yes, लिख लो आगे, क्या 3RT बाय m नॉट। चलो अब बताओ क्या होगा, अब क्या करें? 3/2 कॉमन ले लो, RT मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा? गैस का गिवन मास अपॉन M number मॉलिक्यूलर of मास, मैम मोल मोल। नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 3/2, ये क्या हो गया nRT, 3/2 nRT, यही इक्विपार्टीशन लॉ है। तो ये मैंने क्या लिखा है, U इक्वल्स टू 3/2 nRT। देखो ड्राइव कर डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रखना है थ्री जो काइनेटिक सॉरी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है वो किसके बराबर है, 3/2 nRT। 3/2 nRT क्या है देखो, ठीक है, कहाँ पे चले गए? ठीक है, हमने यहाँ तक ड्राइव कर लिया ना, 3/2 nRT, ये हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। ये क्या है, एनर्जी ऑफ द गैस। 3/2 R को क्या लिख सकते हैं भाई, किसकी 3/2 R किसका CV है, मोनो एटॉमिक गैस का। भाई क्या होता है, FR/2 होता है ना, Yes, और ma'am. Yes, ma'am। और मोनो एटॉमिक का F कितना है, 3R/2। 3 तो देखो इसको 3R मैं by क्या 2। लिख सकती हूँ, इसको मैंने CV कॉमन फॉर्मूला निकालना है, तो 3/2 R को CV लिख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ द गैस किसके बराबर है, NCVT। ठीक है, तो यहाँ से देखो एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो गैस की जो एनर्जी है वो सीधी की सीधी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। यस मैम। तो एक फॉर्मूला ये आ गया तुम्हारा, U इक्वल्स टू 3/2 nRT, एक फॉर्मूला 3/2 nRT, एक आ गया गैस का NCVT। तो ये जो फॉर्मूले है ना एक पेज पे लिख लो, या तो पीपीटी नहीं पढ़नी पूरी, तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक पेज पे लिखते जाओ। तो गैस का फॉर्मूला क्या आया है, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इक्वल्स टू NCV। अब देखो ये हमने ड्राइव कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, U की वैल्यू आ गई NCVT, चेंज इन द एनर्जी, U इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी है गैस की, या टोटल बोल लो। देखो U को टोटल एनर्जी बोल लो या इंटरनल एनर्जी बोल लो, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 हो गई ना, तो सारी की सारी काइनेटिक के फॉर्म में है, और उसी को क्या बोला गया है, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया इंटरनल एनर्जी का। तो अभी तक क्या क्या फॉर्मूले पढ़ लिए जरा बताओगे, एक पेज पे लिखते हैं। कोई खाली पेज हो तो। हम बहुत ज्यादा ही फॉर्मूला है इसके अंदर। नहीं नहीं ज्यादा नहीं है भाई, चलो इस पेज पे लिखते हैं। चलो बताओ फॉर्मूले बताओ, क्या क्या पढ़ा है। Mean free path. ठीक है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला था लैम्डा Yes, मीन ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 1 अपॉन। upon। Temperature Pressure। upon pressure. दूसरा फॉर्मूला बताओ मैम एक। दूसरा भी बताओ।
1/√2 पाई Two. √2 पाई एन डी स्क्वायर। ठीक है, डी मैम डी का स्क्वायर स्क्वायर था। पक्का। हाँ Yes, ma'am. पक्का। D square. Yes, ma'am. मैम एन ठीक के ऊपर आप 1 क्यों लगाते हैं? Dash. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके लिए है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगाओ मत लगाओ, ठीक है, मोल्स ना समझ जाए इस वजह से, ठीक है, एन से कई बार ठीक नंबर है, ऑफ ठीक। मोल्स भी लिखते हैं ना, इस वजह से। चलो अब बताओ और क्या पढ़ा। आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। दूसरा NiCO फॉर्मूला क्या था इसका? मोल का एक था P इज इक्वल टू P P नॉट अपॉन में M नॉट अपॉन में वो ऊपर में RT अपॉन एम नॉट, M M नॉट। naught. है ना, Not. एक Yes, फॉर्मूला ma'am. ये है, ठीक है। और बताओ और क्या पढ़ा। मैम वेलोसिटीज CP ऑफ माइनस, मॉलिक्यूल। हाँ CP minus PV equal to gamma. वेलोसिटीज तो तुम्हें याद है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। गामा किसके बराबर है? CP by upon CV. CP. सीपी बाय सीवी। और Molar specific heat. सीवी किसके बराबर है? बेसिक फॉर्मूला R Q upon gamma अपॉन, minus 1 नहीं अभी ये वाला बताओ, Q N अपॉन, dash. Yes, ma'am. हाँ That very is good। हाँ सीवी में भी यही लगेगा, बस प्रेशर और वो कांस्टेंट। अच्छा अब गामा की टर्म्स में बताओ। R upon gamma minus 1. CV equal. वेरी गुड, वेरी गुड। सीपी इक्वल्स टू गामा आर अपॉन Gamma R गामा माइनस 1। minus 1. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ ली है हमने, सबके आगे। मोनो के लिए 3, 3, डाया और लीनियर ट्राया के लिए 5 5, नहीं नहीं 5, हाँ 5 है। हाँ हाँ ठीक है, नॉन 6 होगा लीनियर के उसके लिए, लिए 6। 6. याद रखो इसमें वाइब्रेशन अभी नहीं है, अगर वाइब्रेशन होगा तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो तुम्हें वाइब्रेशन नहीं पढ़नी है। यस मैम। 5वां, हाँ, अब बताओ इन टर्म्स ऑफ CP एंड CV हाँ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में सीवी। फॉर्मूला तो उसका FR/2 by 2. वेरी गुड। सीपी का F + 2 अपॉन में 2 होल ब्रैकेट में R इधर अपने न्यूमरेटर आप में बस। निकाल भी सकते हो वो तो, ठीक है, अगर नहीं भी याद है सीवी याद रखो, सीवी याद रखो। गामा का F + सीपी 2 गामा का बताओ, गामा का याद रखो, सीधा 1 डायरेक्ट। + 2 1 by plus F 2 by F. 1 यही है प्लस, हाँ 2 2 by F। बाय, वेरी गुड, यही है। ठीक है, ये गामा का फॉर्मूला हो गया, ये सीवी का हो गया। और क्या क्या पढ़ा है? मैम CP का नहीं लिखा आपने। सीपी का तुम निकाल लेना यहाँ से, इजी, वो याद कहाँ नहीं से? करोगे, ठीक सीवी है, ठीक रखो, है, सीवी याद रखो। तीसरा ठीक है। अभी इंटरनल, वो इंटरनल एनर्जी का बताओ, यू का। मैम इंटरनल इज इक्वल टू आपने K लिखा था एन और P जो है सीवी पोटेंशियल डेल, एनर्जी 0। नहीं बस डेल यू का क्या याद रखना है तुम्हें, एन सीवी डेल, CP delta T. Del. बस ये पोटेंशियल, ये है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, एन सीवी डेल। वो भी बस लिख ये लेना, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। हम्म, आपने U = T लिखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है उसका वो बढ़ेगा। क्या काइनेटिक एनर्जी या नहीं 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 इंटरनल? नहीं क्या तो बोलते हैं से गैस की इंटरनल एनर्जी। Internal energy. ठीक है, यस मैम। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी पॉजिटिव रहेगा, और टेम्परेचर कम हुआ है तो इंटरनल नेगेटिव एनर्जी का रहेगा। चेंज नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था इंटरनल एनर्जी। एक अभी हमने पढ़ा है यू, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। देखो सॉरी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सॉरी, तो क्या लॉ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है? 1/2 kT। अभी हमने देखो कितना निकाला था यू ऑफ गैस, 3/2 nRT निकाला था ना, ठीक है। Yes, ma'am. अब इसने क्या बोला है कि वो बराबर बराबर बटेगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो भाई 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? देखो मोनो की बात कर रहे हैं तो हर किसी में कितना बटेगा? 1/2 kT।
अब के क्या है देखो, आर अपॉन एन ए। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एन ए क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। देखो ये कैसे आया है, एक बार इसको देखो, कंफ्यूज मत हो, कैसे याद रखो इसको। किसी पेज पे बताते हैं, उसी पेज पे बताऊं क्या। देखो यहाँ बताते हैं इंटरनल एनर्जी का क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने क्या बोला है, देखो बस ये करके चले जाओ कि हमारे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो कितनी होती है, 1/2 kT। ठीक है, 1/2 kT किसमें, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी है, यानी 1/2 kT है। ठीक है, के क्या है भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लो मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल, कितने वो हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 3/2। भाई, 3 डिग्री हाँ ऑफ 3 फ्रीडम है, 3 है ना। 3 है। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 kT। यस मैम। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो क्या बता रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी डिवाइड है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1/2 kT है। तो हर मॉलिक्यूल में कितना, 3 मॉलिक्यूल भाई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक मॉलिक्यूल के साथ 3/2 kT हो गई। ठीक है, 3/2 kT ये मॉलिक्यूल में है। अच्छा, अगर मुझे मोल में निकालनी है, ठीक है, कि मोल में कितनी एनर्जी है, तो मोल में कैसे निकालेंगे, देखो गिवन मास मॉलिक्यूल अपॉन को पता है मोलर मास। 3/2 kT। ठीक है, ये मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में है। अब मुझे मोल में निकालनी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो। हाँ एवोगैड्रो नंबर। तो मैं एक मोल को मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, Na से। ठीक है, तो ये किसकी आ गई एनर्जी, पूरे मोल की। तो ये पहले तो किसकी निकाली तुमने, एक फ्रीडम की, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ 1/2 kT। ठीक है, फिर पूरे उसकी निकाली मोनो एटॉमिक गैस की, कि पूरे एक मोनो एटॉमिक गैस है, उस मोनो एटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है। मैम तो इसमें उस मोलर मास से करेंगे नहीं डिवाइड, हम्म इसे मोलर मास से डिवाइड नहीं करेंगे, या बस एवोगैड्रो से ही हो जाएगा? अभी बताती हूँ, रुको सुनो, पहले मैंने क्या कहा है, मैंने क्या बोला कि जो 1/2 kT है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। डिग्री, एक फ्रीडम के पास, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है, तो 1/2 kT। अब मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक मॉलिक्यूल अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के पास कितनी इंटरनल एनर्जी है, T 3/2। टेम्परेचर पे, तो 3/2 kT। यस मैम। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ मेरे पास हाइड्रोजन का एक मोल है, उस एक मोल पर कितनी एनर्जी होगी, तो तुम क्या करोगे, एक मॉलिक्यूल की तुम्हारे पास है भाई, एक मॉलिक्यूल की तुम्हारे पास है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो नंबर से। मोलर मास से क्यों करेंगे, देखो मोलर मास से करते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन में मोलर अपॉन मास। मोलर मास। यहां से तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए, तो मोलर अच्छा। मास से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मुझे तो एक मोल की चाहिए ना, कि मेरे पास एक मोल में कितनी एनर्जी है, तो मेरे पास ओ एक अब मॉलिक्यूल समझ की गया, है। समझ गया। ठीक है, तो मेरे पास एक यस मैम। मॉलिक्यूल की है, तो एक कंप्लीट मोल में कितनी होगी, अच्छा, तो मैं एक वो मोल समझ में रहा था, कितनी। मैं मोल्स वाला समझने लग गया था, मैं अब समझ आ गया। ठीक है, तो इसलिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक मोल में मेरे पास 6.02 इंटू 10 जो भी है उतने मॉलिक्यूल्स है, मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे मोल की आ गई। अब मैं यस मैम। तुमसे कहती हूँ एन मोल की निकालो, तब तुम एन से मल्टीप्लाई कर दो, यस मैम। तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे कि यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल का इतना है, मोल का कितना है। अब देखो ये जो Na और K है ये कितना बन जाएगा, 3/2 T, K इंटू Na, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Na इज द एवोगैड्रो नंबर, ये किसके बराबर होता है भाई, R के। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, 3/2 RT, ये याद रखना।
ठीक है, 3/2 RT। बस यही चीज थी यहाँ पर समझने की। इंटर में सबसे ज्यादा कब के यूज करना है, कब आर। तो के कब यूज करेंगे, जब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही हो, याद रखो। के जब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही हो, जब मोल्स में जा रहे हैं तो आर यूज कर लो। ठीक है, आर देखो, जब बहुत सारी चीजों की बात हो रही है तो आर मतलब रिच, तो आर यूज करेंगे। और जब एक की बात होगी तो के याद करेंगे, के से काम यस मैम। करेंगे। देखो एक मॉलिक्यूल के लिए के लगाया है, पर मोल के लिए भी के है। अब पर मोल के लिए लगाओगे तो एफ हो गया, देखो FR/2। इस 3 को तुम चेंज कर सकते हो, 3 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना एफ से। ठीक है, तो ये FRT/2 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3/2 NR, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। क्लियर है? तो KTG Yes, कंप्लीट होता है आज। कल हम लोग थर्मो पढ़ेंगे। मैम ये जो फॉर्मूलेज अभी ये वाले हैं इसमें इंक्लूड करते हैं पिछले पीपीटी, वो पिछले स्लाइड में जो आपने सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। कर दो, कर दो, कर लेना। और मैम और ना इसके अंदर जो जो फॉर्मूलेज आपने पीछे लिखवाए थे, वो अगर बेटर रहेगा ना अपना उसका यूज बता दें कि कौन सा फॉर्मूला कौन से सटीक जगह पे लगाना है, क्योंकि ऐसे देखो कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट करके देखो जरा। अपलोड हो गया आज? हाँ, असाइनमेंट अपलोड है। ठीक है, KTG का, ठीक है KTG का अपलोड है, वो करके देख लेना। 2 दिन का असाइनमेंट है। ठीक है, मैम, ये फॉर्मूले याद कर लिए तब तो पेपर हो जाएगा ना चैप्टर अच्छे से। हो जाएगा, बस फॉर्मूले से हो जाएगा। KTG और थर्मो तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, बस फॉर्मूला पढ़ लो, अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। इसमें कुछ नया आता ही नहीं है अप्लाई। ठीक है, ठीक है मैम। ज्यादा करो तो, अगर तुम्हें असाइनमेंट नहीं लगाना है तो एक काम करना, थर्सडे को हम लोग PYQs लगा लेंगे KTG और थर्मो के। तो सब लोग आना, KTG थर्सडे। थर्मो के PYQs लगाएंगे थर्सडे को। ठीक है ठीक है, मैम, इसमें कंसेप्ट से ज्यादा फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल्स पे है ना? यहाँ हाँ देखो, लास्ट वाले जो चैप्टर्स है ना, जैसे वेव्स, SHM, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ज्यादा फॉर्मूले ही हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है मैम, फिर ओके, गुड नाइट मैम। ओके।